गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम हमारे टॉपिक प्लांट लोकेशन लेआउट, इसके अंतर्गत हम टॉपिक नंबर 1.3 टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट का पार्ट 2 अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक सक्सेसफुल प्लांट लेआउट को बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो कितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में विस्तार से बताया था। आज हम टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट के बारे में अध्ययन करते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट और मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। और आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स के प्लांट लेआउट के बारे में जान रहे हैं। तो उत्पादन के आधार पर सामान्य वर्गीकरण के अंतर्गत प्लांट लेआउट के 3 प्रकार हैं, परंतु कहीं कहीं पर आवश्यकता अनुसार इन तीनों में से या तीनों का ही एक साथ प्रयोग किया जाता है, या तो तीनों में से 2 या तीनों का ही एक साथ प्रयोग करते हैं। 3 में से कोई 2 कर लेते हैं जिसको बोलते हैं हम कंबाइंड, या तीनों एक साथ ही हम यूज़ करते हैं। तो प्लांट के लेआउट 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कहलाता है प्रक्रम लेआउट, या इसे कह सकते हैं प्रोसेस लेआउट। दूसरे टाइप का जो लेआउट है उसे कहते हैं उत्पाद लेआउट या प्रोडक्ट लेआउट। तीसरे प्रकार के लेआउट को कहते हैं हम स्थिर स्थिति लेआउट या फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। और अंतिम प्रकार का लेआउट, शुरू के जो 2 टाइप हैं उन्हीं का ही कंबाइंड फॉर्म है, जिसको बोलते हैं कंबाइंड लेआउट या कंबाइंड लेआउट। तो 4 टाइप के लेआउट जनरली हम स्टडी करते हैं: प्रोसेस, प्रोडक्ट, फिक्स पोजीशन एंड कंबाइंड। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टाइप का लेआउट। इसे कहते हैं प्रक्रम लेआउट। तो जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है आपको, एक प्रोसेस के हिसाब से लेआउट बनाना। एक प्रोडक्ट है, उसके कौन कौन से प्रोसेस हो गए, उसके हिसाब से अलग अलग टाइप की शॉप बना दिया जाना। तो मैं इसको बताने जा रहा हूँ। इस लेआउट के अंतर्गत समान प्रकार की मशीनों व उपकरण यानी मशीन और इक्विपमेंट अथवा समान प्रकार के प्रक्रम एक स्थान पर ग्रुप्स में लगाए जाते हैं। यानी मशीन और इक्विपमेंट या एक समान के जो प्रोसेस हैं उनको एक स्थान पर ग्रुप में बनाए जाते हैं। इन वर्गों को शॉप कहते हैं। यानी जो प्रोसेस है उसके हिसाब से आपने वहाँ इक्विपमेंट और मशीन इंस्टॉल कर दी, और जहाँ पर मशीन और इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं उससे कहते हैं आप शॉप। तो ये शॉप होती है डिफरेंट टाइप्स की, और जो इनका ऑपरेशन होता है उसी के नाम से हम इस शॉप का नाम रख देते हैं। इन वर्गों को शॉप अथवा विभाग कहते हैं, यानी शॉप या डिपार्टमेंट। तो जनरली हमारे प्रचलन में इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में हम शॉप का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो एक शॉप है जिसमें मशीन और इक्विपमेंट रखे हुए हैं, कौन सा प्रोसेस होगा उस हिसाब से इसको शॉप बना देते हैं। प्रत्येक शॉप में एक प्रकार का कार्य संपन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी फैक्ट्री में फाउंड्री शॉप है, फाउंड्री का कार्य होता है तो उसे बोलेंगे फाउंड्री शॉप। यदि किसी फैक्ट्री में ड्रिलिंग शॉप भी है तो उसे ड्रिलिंग शॉप कहेंगे। ग्राइंडिंग का कार्य होता है तो ग्राइंडिंग शॉप कहेंगे। ब्रेजिंग करते हैं तो ब्रेजिंग शॉप कहते हैं। पावर प्रेस या प्रेस से रिलेटेड कार्य करते हैं तो प्रेस सेक्शन कहते हैं। हीट ट्रीटमेंट वाला कार्य को कहेंगे आप हीट ट्रीटमेंट शॉप। पेंटिंग शॉप, देन मिलिंग शॉप, इंस्पेक्शन शॉप, पैकिंग शॉप या पैकिंग डिपार्टमेंट। तो ये प्रक्रम लेआउट के अंतर्गत अलग अलग स्थापित किए जाएं तो एक उत्पाद हेतु जिसमें प्रेस, मिलिंग, हीट ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग, पेंटिंग, इंस्पेक्शन तथा पैकिंग के कार्य को आवश्यक हो तो उस पर ये सभी क्रियाएं एक क्रम में संबंधित विभिन्न शॉप अथवा विभागों में संपन्न होगी।
तो हमने क्या किया, ऑपरेशन के हिसाब से प्रत्येक शॉप को हम बना लें। कोई प्रोडक्ट जैसे हमें बनाया जाना है तो हम कोशिश करें कि एक प्रोडक्ट के इनिशियल प्रोसेस के बाद दूसरी जगह ले जाने के लिए कम से कम मटेरियल का या मटेरियल हैंडलिंग का मूवमेंट को कम से कम करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहाँ भेजेंगे, दूसरी बार कहाँ देंगे, तो ये शॉपें हम जो हमारे प्रोडक्ट के ऑपरेशन से उसी सीरीज़ में हम लगाएंगे। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस के हिसाब से इनका मार्ग निर्धारण करना या लेआउट बनाना। तो इस चित्र में जो दिखा रखी है 1.1 में, ये एक इंडस्ट्री का लेआउट दिखाया गया है जिसको बोलते हैं प्रोसेस लेआउट। और इसमें रॉ मटेरियल का एक सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ देखिए, ये पूरे लेआउट में एक रॉ मटेरियल का सेक्शन है। अब रॉ मटेरियल के बाद कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे, हम उसको रॉ मटेरियल के बाद ही रखेंगे, देन नेक्स्ट, फिर देन नेक्स्ट। तो इसमें किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं दिया गया, लेकिन लेआउट कैसे बनाएंगे इसका एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। तो रॉ मटेरियल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर प्रेस सेक्शन में भेजेंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर दे दिया। पावर प्रेस के बाद सीधे हम मूवमेंट करते हुए यहाँ पर मिलिंग शॉप में भेजेंगे। मिलिंग के बाद फिर हम इसे हीट ट्रीटमेंट में लेके आएंगे और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंडिंग सेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। देन इंस्पेक्शन करेंगे, उसके बाद पेंट करेंगे और फिर इसकी पैकिंग करेंगे और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा अगर ब्रेजिंग की ज़रूरत है तो ब्रेजिंग में भी इसे भेजेंगे। ड्रिलिंग भी इसमें दिया हुआ है, ढलाई शाला भी दी हुई है इसमें। तो हो सकता है कि ढलाई शाला को पहले से लगाए रॉ मटेरियल डायरेक्ट ढलाई शाला में चला जाए और उसके बाद ये प्रोसेस कर सके। तो इसका जो लेआउट है बिल्कुल पास शॉप को बनाते हुए बनाया गया है और एक प्रोसेस के हिसाब से इसमें बनाया गया है। तो जो प्रोसेस है, एक ही विभाग में एक प्रोसेस होगा। प्रेस का कार्य प्रेस विभाग में होगा। हीट ट्रीटमेंट है तो प्रोडक्ट को हीट ट्रीटमेंट शॉप में ले जाना पड़ेगा। ग्राइंडिंग का काम है तो ग्राइंडिंग का एक सेक्शन बना दिया हमने। मिलिंग का काम है तो मिलिंग का एक सेक्शन बना दिया है। इंस्पेक्शन का एक पूरा का पूरा सेक्शन बनाया हुआ है। ब्रेजिंग का सेक्शन बनाया हुआ है। पेंटिंग सेक्शन एक अलग बनाया हुआ है। पैकिंग सेक्शन एक बनाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस के हिसाब से जो प्रोसेस कर रहे हो उसके हिसाब से अलग अलग सेक्शन बना दिए जाते हैं और इस तरह से इनको कर लिया जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, अगर प्रोसेस के हिसाब से करें तो क्या फ़ायदे होंगे हमें। प्रोडक्शन कैपेसिटी का अधिकतम उपयोग होने से खर्च कम पड़ेगा इसका। दोहरी मशीनें नहीं लगानी पड़ती है। अगर एक ही मशीन है तो एक ही शॉप में आपका काम चल जाएगा और आप एक मशीन से काम चला सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण घटते बढ़ते उत्पादन के अनुसार डाला जा सकता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी दूसरा जॉब बनाना है तो उस हिसाब से भी आप शॉप में अलग अलग कार्य कर सकते हैं इसमें। तो आपका कार्य डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। 2 टाइप के डिफरेंट प्रोडक्ट है तो भी इस प्रोसेस के हिसाब से आप कर सकते हैं। उत्पादन के डिजाइन और कच्ची सामग्री के आकार प्रकार में परिवर्तन से भी इसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। श्रमिकों का प्रशिक्षण आसान और व्यवहारिक होता है। सुपरविजन अधिक इफेक्टिव होता है इसमें और दक्ष होता है। मशीनों के कार्य भंग ब्रेकडाउन से कार्य में व्यवधान नहीं हो पाता। स्थिर लागत और कुल लागत फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट का अनुपात कम हो रहता है। सुपरवाइजर अपने कार्य में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। इसके नुकसान ये है कि मटेरियल हैंडलिंग ज़्यादा होगी इसमें, क्योंकि एक शॉप से दूसरी शॉप में बार बार लेके जाना होता है। तो इसमें एक ही ड्रॉबैक है कि हमारा मटेरियल हैंडलिंग टाइम बढ़ जाएगा और उत्पादन नियंत्रण अधिक कठिन व खर्चीला हो जाएगा। अधिक फर्श की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अलग शॉप के लिए कार्य के लिए हमने अलग अलग शॉप बनाई तो यहाँ पर स्थान ज़्यादा चाहिए। तो क्या होगा, मटेरियल हैंडलिंग बढ़ रही है प्रोसेस से और उत्पादन का कंट्रोल थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कौन सा जॉब का इस शॉप में है हमें ध्यान रखना होगा। अधिक स्थान की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। उत्पादन में ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग एक शॉप से दूसरी शॉप में जाना पड़ेगा। तो ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंतर्गत ये हमारा प्रोडक्ट बनाया जाएगा। प्रत्येक क्रिया का निरीक्षण आवश्यक हो जाएगा और रूटिंग शेड्यूलिंग का कार्य कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से ये लेआउट हमारे लिए कुछ नुकसान भी देने वाला है। इसके एप्लीकेशन देखें तो हम ये जो लेआउट है ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर मशीनें भारी और कीमती हों तथा जिन्हें स्थानांतरित करना ट्रांसफ़र करना संभव न हो सके। हैवी मशीन और कॉस्टली मशीन को हम अगर यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट बनाने के लिए तो हम प्रोसेस लेआउट पर जाएंगे जिससे कि एक ही जगह मशीन को इंस्टॉल कर दिया जाए और वहीं आप अपना कार्य कर सकें। विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाएँ तो ये एप्लीकेशन अच्छा है इसका। प्रोसेस लेआउट के लिए अगर डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट आप बनाते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं तो प्रोसेस लेआउट को फॉलो किया जाना चाहिए और प्रोडक्ट की डिमांड के अनुसार ना हो, उत्पाद की मांग
लगातार ना हो तो भी हम कर सकते हैं। मांग लगातार होगी तो हमें थोड़ा सा इसका दिक्कत आएगी। विभिन्न प्रक्रियाओं में लगने वाला समय अधिक रहे, अंतर अधिक रहे तो हम ये कर पाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस लेआउट के बारे में लेक्चर है। दूसरा है उत्पाद के आधार पर। अब उत्पाद के आधार पर क्या करते हैं हम, इस प्रकार के लेआउट में हम उत्पादन के लिए क्या करते हैं, आवश्यक मशीनें और उपकरण एक ही स्थान पर लगा देते हैं। यानी प्रोडक्ट के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के प्रोसेस डिसाइड हो जाएंगे, उसके हिसाब से उसी सीरीज़ में हम सारी मशीनें लगा देंगे। जिस क्रम में उत्पाद को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रक्रम इन मशीनों उस प्रकार को करने होते हैं, तो रॉ मटेरियल प्रारंभिक सिरे पर, अब इसमें क्या होगा, रॉ मटेरियल एक एंड पर शुरू होगा और अंतिम सिरे पर प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। यानी कंटिन्यूस मास प्रोडक्शन कंटिन्यूस चलता रहेगा। प्रोडक्ट रॉ मटेरियल डाला, प्रोडक्ट तैयार होकर निकले, तो इसके लिए हम प्रोडक्ट लेआउट को फॉलो करते हैं। यदि किसी उत्पाद के लिए क्रमशः ट्रेस मिलिंग और हीट ट्रीटमेंट, ग्राइंडिंग, पेंटिंग, निरीक्षण तथा पैकिंग की आवश्यकता हो तो इसके लिए प्रेस मशीन, मिलिंग मशीन और हीट ट्रीटमेंट को हम ग्राइंडिंग मशीन, पेंटिंग कार्य हेतु ये लगा देते हैं और ये स्थापित कर दी जाती है और इस तरह से लेआउट बन जाता है। तो इसमें देखिए आप प्रोडक्ट लेआउट में हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का एक एंट्रेंस है, उसके बाद प्रेस मशीन, देन मिलिंग मशीन, मिलिंग ऑपरेशन, हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन, ग्राइंडिंग, इंस्पेक्शन, पेंटिंग, पैकिंग एंड देन हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। तो ये कंटिन्यूस प्रोडक्शन के लिए हम प्रोडक्ट लेआउट को काम में ले रहे हैं। रॉ मटेरियल एक साइड से जाएगा, दूसरी साइड से तैयार होकर निकलेगा। इसमें मटेरियल हैंडलिंग बिल्कुल मिनिमम है, मटेरियल हैंडलिंग बिल्कुल मिनिमम है और इस तरह से ये बहुत ईजी प्रोसेस है और प्रोडक्ट के हिसाब से ये प्रोसेस हो जाता है। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, उत्पादन समय इसमें कम लगेगा, स्वचालित मशीनें और सामग्री यंत्र का उपयोग लाए जा सकते हैं। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक मशीन इसमें लगा सकते हैं हम, और इसमें मटेरियल हैंडलिंग बिल्कुल नहीं होती है, कंटिन्यूस चलता रहता प्रोडक्ट। इसमें शेड्यूलिंग करना संभव है, वर्क शेड्यूलिंग, और निरीक्षण कार्य अधिक नहीं करना पड़ता है, प्रोडक्ट कंटिन्यू चलता रहता है। उत्पादन नियंत्रण सरल रहता है, इसमें प्रोडक्ट को चेक करने, कंट्रोलिंग ईजी है इसमें। अब इसके नुकसान, रिकॉर्ड का कार्य कम होता है इसमें। अब इसकी जो हानियाँ क्या होगी, उत्पादन में परिवर्तन के कारण अगर कोई प्रोडक्ट आपने दूसरा बनाना है तो उत्पादन लाइन में परिवर्तन करना पड़ेगा पूरा का पूरा। उत्पादन करने पर लागत में वृद्धि होगी, अच्छे और कठिन सुपरविजन की आवश्यकता होगी, मशीन के लिए सारी चीज़ें होंगी जो कि महत्वपूर्ण होंगी परिवर्तन करने के लिए। मशीन की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो पाएगा, प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है क्योंकि इसमें मल्टीपल मशीन भी लगाई जा सकती है। प्रेस मशीन है तो 3 प्रेस मशीन लगा सकती है 3 ऑपरेशन के लिए अलग टाइप के, है ना। ग्राइंडिंग है तो ग्राइंडिंग सारे लेवल पर ग्राइंडिंग करनी है तो मल्टीपल ग्राइंडिंग के लिए आपको ज़्यादा मशीनें लगानी होंगी। तो ये लेआउट बड़े पैमाने पर अगर मास प्रोडक्शन आपको करना हो तो हम प्रोडक्ट लेआउट को प्रेफर करते हैं। मास प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट लेआउट इंडस्ट्री में फॉलो किया जाता है। उत्पाद की डिज़ाइन एक ही जैसी हो, एक ही टाइप का प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हो, डिज़ाइन एक हो और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो भी हम इस लेआउट को फॉलो कर सकते हैं। तीसरा जो लेआउट कहलाता है वो कहलाता है फिक्स पोजीशन लेआउट। इस प्रकार के लेआउट में उत्पादन एक निश्चित स्थान पर ही किया जाता है तथा सामग्री व आवश्यक फर्नीचर व मुख्य अवयव हम क्या करते हैं, उसके निकट जहाँ प्रोडक्शन करना है वहीं ले जाते हैं। और उत्पादन सामग्री का स्थानांतरण एक प्रकार के लेआउट से संभव नहीं होता है। इस प्रकार के लेआउट का उपयोग समुद्री जहाज व हवाई जहाज़ के लिए किया जाता है। समुद्री जहाज या हवाई जहाज़ आपको बनाने, समुद्री जहाज़ काफ़ी बड़े होते हैं तो समुद्री जहाज़ को हम इंडस्ट्री में लेके नहीं आते हैं। समुद्री जहाज़ के पास हम सारा लेआउट लेके जाएंगे, जो रिक्वायर्ड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, वो लेके जाएंगे और उनका 1 बाय 1 यूज़ करेंगे। तो फिक्स पोजीशन मतलब आपके जब मेंटेनेंस करना है, जब प्रोडक्ट बनाना है उसका पोजीशन फिक्स है और मशीनरी और बाकी चीज़ों को आपको लेके जाना होता है। अब इसका लाभ क्या होगा, मुख्य असेंबली का प्रस्थान कम करना पड़ता है। सभी श्रमिकों को एक ही स्थान पर कार्य करने के कारण गुणवत्ता का उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। सुपरविजन इसमें आसान हो जाता है। यदि उत्पादन के दौरान डिजाइन में कोई परिवर्तन करना पड़े तो इसमें आसानी से आसान रहता है। कंट्रोल करना इसका नियंत्रण कम रहता है और आसान रहता है। लेआउट इसका फ्लेक्सिबल होता है। पूंजी निवेश इसमें कम होता है। क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। कुल उत्पादन लागत कम आती हैं। अब इसकी हानियाँ क्या होगी, विभिन्न पुर्जों की आवश्यकता बनी रहने पर बार बार मंगाने पड़ते हैं। कार्य विलम्ब से पूर्ण होता है। अगर कोई मशीन ख़राब हो गई तो कार्य विलम्ब हो सकता है, उसको ठीक कराने जाना और दूसरी मशीन को लेके आना फिक्स पोजीशन के लिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भरा होगा। कार्य केवल हैंडलिंग जो हाथ से वो यूज़ किए वाले जो
टूल्स है ये सरल मशीनों के द्वारा ही किया जा सकता है। बड़ी हैवी मशीन को हम इस स्थान पर लेके नहीं आ सकते, तो हमें छोटी मशीनों का ही यूज़ करना पड़ेगा। बड़ी लेके जाएंगे तो हमें उसी टाइप से ट्रांसपोर्टेशन और इसकी सारी की सारी हैंडलिंग को सावधानीपूर्वक करवाना पड़ेगा। मशीनों रोज़ाना के कार्यस्थल में पहुंचने में समय लगेगा। तो इस प्रकार इस विधि का जो उपयोग बहुत अधिक भारी और काफ़ी बड़ा हो, अगर हमारा प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो, काफ़ी हैवी हो और जिसमें स्थानांतरण महंगा पड़े, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम फिक्स लेआउट में करते हैं। प्रक्रियाओं में महंगी और परिष्कृत मशीनों की आवश्यकता ना हो तो भी हम इस उत्पाद को करते हैं। लास्ट टाइप का जो उत्पाद है उसको कहते हैं हम कॉम्बाइंड लेआउट, और ये सर्वोत्तम लेआउट कहलाता है। सर्वोत्तम लेआउट तैयार करने के लिए बहुधा प्रक्रम लेआउट और प्रोसेस लेआउट को एक साथ प्रयुक्त करते हुए लेआउट तैयार करते हैं। इस लेआउट में प्रत्येक क्रम को एकांक और विभाग को लेते हुए उत्पाद लेआउट के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, और सेमी मास प्रोडक्शन के लिए ये अनुकूल रहता है, और विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट अगर बनाने हो तो भी ये अनुकूल रहता है। तो कंबाइंड प्रोडक्ट दोनों का प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट का कंबाइंड है, तो इसको विस्तार से नहीं बताया गया है। दोनों के फ़ायदे और नुकसान करके फाइनली हमें फ़ायदा अधिक होता है इसमें। दोनों के फ़ायदे जोड़ दिए, नुकसान एक का नुकसान दूसरे प्रोसेस का नुकसान है तो आपने प्रोडक्ट को काम में ले लिया, प्रोडक्ट का नुकसान है तो प्रोसेस को काम में ले लिया। तो इस तरह से ऑप्टिमम लेआउट के लिए कंबाइंड लेआउट हम काम में लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये लेक्चर 4 टाइप के लेआउट का आज फिनिश होता है, जिसमें हमने प्रोसेस, प्रोडक्ट, कंबाइंड और फिक्स पोजीशन लेआउट के बारे में जानने का प्रयास किया, और मेरे हिसाब से आपको ये समझ आ गया होगा। इसी आधार पर अपने आप नोट तैयार कर लें और इस टॉपिक को इस तरह से कंप्लीट कर लें। तो हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।